हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब मेरे प्यारे भाई? गला थोड़ा खराब है, तबीयत भी थोड़ी डाउन है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें हम सीपीओ 2025 की 8 शिफ्टों का चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन कर चुके हैं। उस सीरीज में हम सीजीएल 2025 की 46 शिफ्टों का वीडियो सॉल्यूशन कर चुके हैं और आज बारी है कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आने वाला है, जल्दी एग्जाम भी हो जाएगा। तो सीएचएसएल 2025 की 50 शिफ्टों का वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर वाइज आज हम स्टार्ट इस सीरीज में करेंगे। ज्योमेट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो आइए सीएचएसएल 2025 50 शिफ्ट ज्योमेट्री से शुरुआत करते हैं। आइए, पहला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है भाई? सवाल कह रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जहां ए बी 12 सेंटीमीटर, ए सी 18 सेंटीमीटर, डी एक पॉइंट है बीसी भुजा पर कुछ इस प्रकार कि बी डी इज इक्वल टू सी डी है। अगर ट्रायंगल का पैरामीटर 48 सेंटीमीटर है, अगर ट्रायंगल का पैरामीटर 48 सेंटीमीटर है, तो एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, कैसे कैसे चीजें यहां काम कर रही हैं। यह आपका एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ की एडी, ये रही। इस ट्रायंगल का नाम है मेरे भाई ए बी सी। ट्रायंगल का नाम रख दिया गया है ए बी सी। ये भुजा डी है, ये पॉइंट यहां डी है। ए बी की लंबाई 12 है, एसी की लंबाई 18 है, बीसी की लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी, पैरामीटर दे रखा है, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि एडी जो है वो मीडियन है। अब समझिए, आप जरा इस बात को समझेंगे कि अगर इस पूरे ट्रायंगल का पैरामीटर 48 है, इस पूरे ट्रायंगल का पैरामीटर 48 है, ये 48 साफ साफ दिख रहा है आपको, तो तीनों भुजाओं का सम 48 हुआ। अगर तीनों भुजाओं का सम 48 हुआ तो 18 और 12 30 तो यही होगा, ये भी 18 हुआ। और अगर ये 18 हुआ तो आपका कहना है ये भी 9 हुआ और ये भी क्या हुआ? 9। बहुत बढ़िया, इतनी बात आप समझ गए। अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे। अगर मेरे प्यारे भाई आप अपोलोनियस थ्योरम जानते हैं तो आपके लिए सवाल बड़ा आसान हो जाता। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, क्या कहती है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम कहती है कि अगर ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आप एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये आपने एक मीडियन ड्रॉ की, ट्रायंगल का नाम हमने एबीसी रख दिया, ये डी पॉइंट हुआ। अब आपको समझना पड़ेगा कि अपोलोनियस थ्योरम कहती है कि अगर ये मीडियन है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यह है अपोलोनियस थ्योरम, यह अपोलोनियस थ्योरम है। अब अगर यह अपोलोनियस थ्योरम है, इन दोनों साइड का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर का दुगना कर दीजिएगा तो यह रिलेशन मेंटेन होता है। इसी बात को हम यहां यूज कर ले रहे हैं। कैसे? समझिए बात को। 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324, ट्वाइस ऑफ एडी हमें निकालना है और बीडी हो गया 9 और उसका स्क्वायर हो गया 81। जब इसको सोल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो अगर मैं 2 से इधर डिवाइड कर दूं तो ये तो डिवाइड होके आ गया 72 और ये डिवाइड होके आ गया 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4।
और बराबर हुआ AD स्क्वायर प्लस 81। इनको जोड़ोगे तो 2 और 2 हुआ 4, 7 और 6 13, 1 और 1 2, 1 और 1 2, बराबर हुआ AD स्क्वायर प्लस 81। AD स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 234 माइनस 81 आएगी। 4 में से 1 गया 3, 8 और 5 13, और यहां बचा 1। AD स्क्वायर आया मेरे भाई 153। 153 को लिखा जा सकता है 9 गुना 17। जब दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो AD आएगा 3 रूट 17, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 3 रूट 17। सवाल का आंसर डी हो जाएगा बड़ी आसानी से। अगर आप अपोलोनियस थ्योरम जानते हैं, SSC CHSL 2025 शिफ्ट 2 का सवाल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत अब नहीं रही। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि इन ट्रायंगल ABC D and E are the point on the side AB and AC respectively। D और E, AB और AC पर 2 पॉइंट हैं जहां DE BC के पैरेलल भी है। DE BC के पैरेलल भी है। अगर AD की लंबाई 3 है, DB की लंबाई 6 है और AE की लंबाई 4 है, तो बताइए EC क्या होगा? मेरे भाई उससे पहले कि मैं इस कॉन्सेप्ट पर आऊं, एक छोटी सी चीज आपको रिवाइज कराना चाहता हूं जिसका यूज मैं यहां करूंगा। कौन सी बात है साहब? आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी है, दूसरे शब्दों में कहूं तो थेल्स थ्योरम, यह आपने पढ़ रखी है। क्या कहती है थेल्स थ्योरम? समझिएगा बात को। थेल्स थ्योरम कहती है मेरे प्यारे भाई कि अगर आपका यह कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आपने एक लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये 2 लाइन आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। अगर इस ट्रायंगल का नाम ABC रख दिया जाए, D जो है वो ये E है, और मैं कह रहा हूं कि इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर ऐसा है तो 2 बातें आप जानते हैं। पहला ये 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहला रिजल्ट, AD अपॉन AB बराबर होगा AE अपॉन AC के। AE अपॉन AC के, और यही जो रेशो होगा, यही रेशो बराबर होगा DE अपॉन BC के। इस बात को आप समझ लीजिए। इस छोटी वाली भुजा को बड़े वाली भुजा को, छोटे वाली भुजा बड़े वाली भुजा, इनका रेशो जो होता है वो इस रेशो के बराबर होता है। दूसरी बात, इसी का स्पेशल केस अगर समझाना चाहूं तो ये दोनों रेशो भी आपस में आपको बराबर दिखेंगे। इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ। कैसे? सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन AC। ये 2 बातें आपको समझ में आनी चाहिए। थेल्स थ्योरम, दूसरा नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी है, और आपने इसे बहुत अच्छे से जाना है, पढ़ा है, सीखा है। आइए अब देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है जी ये आपके पास एक ट्रायंगल हुआ ABC, ये बना दिया मैंने ट्रायंगल। अब सवाल कह रहा है कि इसमें एक लाइन पैरेलल है। लो जी, पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये रही वो पैरेलल लाइन। नाम रख देते हैं, ट्रायंगल का नाम ABC रहा, ये रहा A, B और C। ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। DE जो है वो BC के पैरेलल है। AD की लंबाई 3 है, DB की लंबाई 6 है, AE की लंबाई 4 है,
ईसी की लंबाई क्या होगी, यह सवाल पूछ रहा है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि सीधे समझ लीजिए 3 का दुगना क्या है 6, तो 4 का दुगना क्या होगा 8। सवाल का आंसर यही मैंने आपको पढ़ाया है, एडी अपॉन डीबी 3/6 बराबर 4/EC। रेशो निकालोगे तो सीधा ही किया जा सकता है, 3 का दुगना 6 तो 4 का दुगना 8। सेकंड केस लगा दिया जो मैं आपको अभी पढ़ा के आया हूं, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है भाई, इन ए ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR जिसमें दो मीडियन PS और QT इंटरसेक्ट करती है X पर और राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है। दो मीडियन राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों मीडियन की लंबाई गिवन है, PS 18 है और QT की जो वैल्यू है वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए PQ की लंबाई क्या होगी। बड़ी आसानी से बात को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ये एक ट्रायंगल है PQR। दो मीडियन है PS और QT, दो मीडियन PS और QT। चलिए मैं इस सवाल का थोड़ा सा नामकरण बदल लेता हूं जिससे दो मीडियन PS और QT ज्यादा बेहतर नजर आए। यहां P लिख देते हैं, इससे थोड़ा सा आसान रहेगा हमें। यहां Q लिख देते हैं और यहां R लिख देते हैं। अब मीडियन दोनों यहां से ड्रॉ हो जाएगी, थोड़ा सा फीलिंग सी आएगी सवाल को निकालते टाइम, अपना सा लगता है सवाल। तो एक मीडियन हमने PS ड्रॉ कर दिया, ये रहा जी, और दूसरा मीडियन हमने QT ड्रॉ कर दिया, ये रहा। ये दो मीडियन हैं PS और QT, ये दोनों आपस में इक्वल है। चलो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। PS की लंबाई 18 है, ये लंबाई 18 है। QT की लंबाई 7.5 है। चलो PQ की लंबाई आपसे पूछी गई है। क्या आप ये मानते हैं कि ये मीडियन जहां इंटरसेक्ट कर रही है X पॉइंट पर, यही सेंट्रोइड होगा? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे सेंट्रोइड ही कहते हैं। तो मेरे भाई दो बातें यहां से आपको समझ लेनी होगी। पहला, जिस भी पॉइंट पर मीडियन इंटरसेक्ट करती है उसे सेंट्रोइड कहते हैं, और दूसरा, सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में बांटता है। तो चलिए अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहूं, इसका मतलब ये जो सेंट्रोइड है इस PS को 2:1 में बांटेगा। 2:1 में जब आप 18 को बांटोगे तो आपका कहना है यहां से टोटल 3 हुआ, हकीकत में 18 है, 1 की वैल्यू 6 हुई, तो 2 की वैल्यू हुई 12। 2 की वैल्यू क्या हुई 12, तो ये जो लंबाई आई ये 12 आई। ठीक इसी तरह जब आप 7.5 को 2:1 में बांटेंगे तो टोटल लंबाई 3, 3 की वैल्यू 7.5, 1 की वैल्यू 2.5, तो 2 की वैल्यू 5, तो ये लंबाई आ गई 5। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड 5 और 12 है, और आप ट्रिपलेट जानते हैं 5, 12 और 13। तो अगर दो साइड 5 और 12 हो गई इस ट्रायंगल की, राइट एंगल बना रहा है, तो हाइपोटेन्यूज तो 13 होगी ट्रिपलेट से। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। सी, PQ आपसे पूछा गया था, सीधे सवाल का आंसर 13 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। Two similar triangle have areas of 16 meter square and 25 meter square. The perimeter of the smaller triangle is 20 meter square. What is the perimeter of larger triangle? मेरे भाई आपको पता है कि एरिया का जो रेशो होता है वो साइड का भी स्क्वायर होता है, पैरामीटर का भी स्क्वायर होता है, इन रेडियस का भी स्क्वायर होता है, सरकम रेडियस का भी स्क्वायर होता है, एंगल बाइसेक्टर का भी स्क्वायर होता है, मीडियन का भी स्क्वायर होता है। तो भाई अगर ये दोनों एरिया हैं
तो इनका अंडर रूट अगर ले लूं, क्योंकि स्क्वायर करने पर एरिया आता है दो सिमिलर ट्रायंगल में, तो अंडर रूट अगर ले लूं तो क्या ये 4/5 आएगा। अब ये साइड का रेशो भी है, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशो भी है, पेरीमीटर का रेशो भी है, इन रेडियस का रेशो भी है, सर्कम रेडियस का रेशो भी है। अब हमें पैरामीटर पे बात करनी है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का पैरामीटर 20 है, इसका मतलब 4 की वैल्यू 20 दी है सवाल ने। अगर 4 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 5 है, तो फिर 5 की वैल्यू क्या होगी, 25 होगी। और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 25B। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते थे। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल ABC D and E are the point on the side AB and AC। D और E भुजा AB और AC पर दो पॉइंट हैं। कुछ इस प्रकार के DE जो है वो BC के पैरेलल है। अगर AD की वैल्यू 4 है, DB की वैल्यू 12 है, AE की वैल्यू 3 है और EC की वैल्यू 9 है। व्हाट इज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए भाई, बड़ा आसान है, 1:16 सवाल का आंसर आ जाएगा, बिना पेन उठाई सोचने की कोई बात ही नहीं है। कैसे आ जाएगा समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब तक मैंने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाई थी, अब पढ़िए आप कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। अब पढ़िए आप कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। देखो, यहां मैंने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाई है, ये रही। इस थ्योरम में कंडीशन क्या थी, DE BC के पैरेलल होना चाहिए। इसका उल्टा सोचते हैं, ये जो रिजल्ट था थेल्स थ्योरम का, ये कंडीशन बनेगा और ये कंडीशन रिजल्ट बन जाएगी। इसी को कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम। कैसे, समझिए बात को। मान लीजिए ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये है आपका ट्रायंगल ABC, ये आपका ट्रायंगल है ABC। ये एक लाइन है जिसे आप DE कहते हैं, दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, पैरेलल इस कंडीशन में हम नहीं लेंगे। अगर सवाल आपको ये कह दे, इफ, मैं कंडीशन लगा रहा हूं, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, या तो ये कह दे, या फिर सवाल आपको उल्टा कह दे, AD अपॉन पूरी साइड AB भी कह देगा, बात वही है। तो याद रखिएगा, अगर ये कंडीशन आपको नजर आ रही है तो 2-3 बातें फिर यहां से रिजल्ट के तौर पर याद रखिए। इसे कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम कहते हैं। पहला, DE पैरेलल होगा BC के, अगर यह बात ट्रू है। दूसरा, ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। तीसरी बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशो होगा मेरे भाई, वो AD अपॉन DB का स्क्वायर होगा। AD अपॉन AB का स्क्वायर होगा। ये बातें आपको समझ लेनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें आपको याद हैं तो फिर कहीं कोई दूर दूर तक भी दिक्कत नहीं है। इसे कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम कहते हैं। आओ, यही आपका सवाल भी है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है
कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ये आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, डी और ई जो है वो बीसी के पैरेलल है, डी और ई जो है वो बीसी के पैरेलल है, एडी की लंबाई 4 है, डीबी की लंबाई 12 है, एई की लंबाई 3 है, ईसी की लंबाई 9 है। क्या सीधा 3 गुना दिख रहा है? आप कहोगे जी 3 गुना दिख रहा है। तो अगर मेरे प्यारे भाई ये 3 गुना दिख रहा है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? ये रेशो बराबर हो गया तो दोनों लाइन पैरेलल भी होंगी और दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे, और इनकी एरिया का रेशो, इनके एरिया का रेशो आप जरा समझिए कि अगर मैं इन साइड का रेशो ले लूं तो 1:3 होगा, तो यहां से एरिया का रेशो आएगा एडी अपॉन एबी का स्क्वायर। यही बात मैं आपको पढ़ा के आया हूं अभी। एडी कितना है? 1, एबी पूरी साइड लेनी है, 3 ये है, 1 ये है तो 4, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/16। बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए आपको फिर ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई अगले सवाल की तरफ। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? इन ट्रायंगल एबीसी, अगला सवाल कहता है कि ट्रायंगल एबीसी में साइड बीसी इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट डी। साइड बीसी को डी पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया है, सच दैट एंगल एसीडी इज 119 डिग्री। एसीडी की वैल्यू 119 डिग्री दी है। एंगल बीएसी इज 4/3 ऑफ एंगल एबीसी। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीएसी। समझिए बात को। आपका कहना है कि बीएसी और एबीसी इनका जो रेशो है वो 4/3 है। यहां से मैं ये तो कंक्लूड कर ही सकता हूं। आप कहोगे हां बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताइए, अगर मैं इस सवाल का डायग्राम बनाऊं और आपको समझाना चाहूं तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी। सवाल कह रहा है कि बीसी को एक्सटेंड किया जाता है डी पॉइंट तक। एक्सटेंड कर देते हैं बीसी को। लो जी, बीसी एक्सटेंड हो गई। अगर आप बीसी को एक्सटेंड करेंगे तो आपका कहना है कि बीसी एक्सटेंड हो जाएगी डी पॉइंट पर, यहां एक्सटेंड हो गई। एसीडी की वैल्यू 119 डिग्री है और आप कह रहे हैं कि इन दोनों एंगल का रेशो ए का और बी का 4:3 है। मतलब अगर ये एंगल 4 है तो ये एंगल क्या है? 3 है। तो यहां टोटल बना 7। 7 की वैल्यू है 119 डिग्री, एक की वैल्यू है 17 डिग्री। और जब एक की वैल्यू 17 डिग्री है तो सवाल पूछ रहा है बीएसी, तो 4 की वैल्यू होगी 17 चौका 68 डिग्री। क्यों? क्या लगाया मैंने? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के हमेशा सम के बराबर होता है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। A regular polygon has twice the number of sides as another regular polygon. नंबर ऑफ साइड्स दुगनी है एक रेगुलर पॉलीगन की। यह भी CHSL 20 नवंबर का सवाल है। द पैरामीटर ऑफ द स्मॉलर पॉलीगन इज 84.8 सेंटीमीटर। छोटे वाले का पैरामीटर 84.8 है। ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 140 डिग्री। इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है। The side length of the larger polygon is 1.2 times that of the smaller one. चलिए जी, what is the measure of each interior angle of larger polygon? समझिएगा मेरी बात को मेरे भाई ध्यान से। कैसे? दो बातें शायद आप जान रहे होंगे।
नहीं भी जान रहे हैं तो मैं रिवाइज करा देता हूं। पहली बात, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 180 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड n। ये दो बातें आप समझ ही रहे होंगे। तो मुझे बताइए, अगर इंटीरियर एंगल 140 था तो इस छोटे वाले पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? तो आप कहोगे जी 180 माइनस 140, तो ये होगा 40 डिग्री। क्या होगा? 40 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री है। अगर एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री है तो अब आपको एक बात और कहनी है कि मेरे प्यारे भाई, ये एक्सटीरियर एंगल है स्मॉलर पॉलीगन का, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी स्मॉलर पॉलीगन में? 360 अपॉन नंबर 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, और ये तो हमने निकाल लिया। एक्सटीरियर एंगल कितना निकाला हमने? 40 डिग्री। तो जब यहां से n निकालोगे तो 360 अपॉन 40 आएगा, जो कि 9 आएगा। मतलब जो छोटे वाला पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड 9 थी, और सवाल साफ साफ कह रहा है कि बड़ा जो पॉलीगन है उसमें दुगनी साइड है छोटे वाले से। तो फिर लार्जर पॉलीगन में n कितना होगा? 18। लार्जर पॉलीगन में n क्या होगा मेरे भाई? 18, दुगना है। अब अगर 18 होगा तो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल बताओ लार्जर पॉलीगन का। तो फिर अगर n 18 है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 अपॉन n, 20। तो इंटीरियर एंगल क्या होगा? 180 माइनस 20, 160। सी सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए 20 नवंबर का पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल, इन ट्रायंगल ABC D and E are the point on BC such that AD is equal to AE। चलो, एक ट्रायंगल है ABC, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया ABC। चलो जी, इस ट्रायंगल ABC में सवाल कह रहा है कि D and E are the points on BC such that AD is equal to AE। समझिएगा बात को। दो पॉइंट है D और E, कौन सी भुजा पर है? BC पर। तो ये पॉइंट हमने D माना और ये पॉइंट हमने E माना। ये E माना। BAD इज इक्वल टू CAE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल थीटा हमने मान लिए। सवाल ने बराबर दे रखे तो हमने थीटा मान लिया। सवाल कह रहा है कि AB की लंबाई 2p+3 है। चलो, BD की लंबाई 2p है। चलो, AC की लंबाई 3q-1 है। CE की लंबाई q है। तो p प्लस q की लंबाई बताइए। मेरे भाई जरा बात को समझिएगा। मैं एक सेकंड के लिए अगर आपको यह कहूं कि सवाल ने ये दो एंगल तो इक्वल दे दिए हैं, कौन कौन से दे दिए इक्वल भाई? BAD दे दिया,
CAE के बराबर। और सवाल यह भी कह रहा है कि ये दो साइड भी बराबर हैं। AD जो है वो बराबर है AE के। अगर AD AE के बराबर है, दो साइड जब भी बराबर होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, ये तो आप मानते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं इस एंगल को x मान लूं, अगर मैं इस एंगल को x मान लूं तो क्या ये भी x होगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। भाई दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दो साइड इक्वल है, सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो फिर आपका कहना है कि ये वाला जो एंगल दिख रहा है, अब ये 180 माइनस x होगा और ये भी 180 माइनस x होगा। क्लियर? अब तीन चीजें हम देख रहे हैं। हम कह रहे हैं जी इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC, देखना तीन बातों पर गौर करेंगे। पहला, एंगल A बराबर एंगल A, थीटा बराबर है, बहुत बढ़िया। दूसरा, AD बराबर AE सवाल में गिवन है। तीसरा, एंगल D बराबर एंगल E बराबर 180 माइनस थीटा। तो क्या आप यह देख पा रहे हैं कि बाई एंगल साइड एंगल, भाई एक एंगल बराबर, एक साइड बराबर और एक एंगल बराबर, ट्रायंगल ADB कोनगुरेंट हो गया ट्रायंगल AEC के। और अगर कोनगुरेंट हो गया मेरे भाई, तो फिर आपका कहना है कि ये साइड भी इक्वल हो गई। तो 2p किसके बराबर हो गया? Q के। 2p किसके बराबर हो गया? Q के, क्योंकि कोनगुरेंट है तो साइड इक्वल है। और क्या बराबर हो गया? 2p प्लस 3 बराबर हो गया 3q माइनस 1 के। आइए, दो इक्वेशन मिल गई, ये दोनों साइड भी बराबर हो गई, ये दोनों भी। अब अगर मैं किसी एक की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2p की जगह q रख दीजिए। तो q प्लस 3 बराबर 3q माइनस 1। तो आपका कहना है 2q बराबर 4 और q बराबर हुआ 2। q की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर q की वैल्यू 2 है तो 2p इज इक्वल टू 2, तो p आ गया 1। तो p 1 है और q है 2, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। और यही आपके सवाल का आंसर था डी। बड़ा शानदार सवाल था, CHSL 20 नवंबर 2025 के पेपर में आया हुआ सवाल है और बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई? अगला सवाल कहता है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ABC DEF के सिमिलर है। इफ द ट्रायंगल ABC इज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। आइए मेरे भाई, सवाल आपसे पूछता है इसके बाद व्हाट इज द रेस ऑफ देयर पैरामीटर। मैंने कहा कि एरिया का अंडर रूट ले लोगे तो पैरामीटर का रेशो आ जाता है। एरिया दे रखा है 4 गुना, मतलब 4/1। इसका अंडर रूट लोगे तो पैरामीटर आ जाएगा। तो 2:1 सवाल का आंसर। मेरे भाई एरिया का अंडर रूट ले लोगे तो साइड का रेशो, पैरामीटर का रेशो आ जाता है। एरिया 4 गुना था तो रेशो 4:1 हुआ, उसका अंडर रूट 2:1 हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 5 and 45। इफ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 2, व्हाट इज द साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल? अभी सिखा के आया। रेशो ले लो एरिया का, 5 एकम 5 और 5 नम 45। एरिया का रेशो 1:9 है, तो साइड का रेशो अंडर रूट होगा एरिया का, 1/3 होगा। अब 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू दुगना है तो 6 होगी और सवाल का आंसर हो जाएगा डी। सवाल का आंसर हो जाएगा डी। आइए आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC द सर्कम सेंटर इज लोकेटेड एट पॉइंट O। सर्कम सेंटर पॉइंट O पर लोकेटेड है। द लेंथ ऑफ द साइड्स आर AB एंड C। साइड्स की जो लेंथ दे रखी है
वो ए बी और सी दे रखी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज ट्रू। आइए समझते हैं। सवाल कह रहा है जी ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, सर्कम सेंटर है पॉइंट ओ पर, लेंथ है एबीसी, कह रहा है ओ से क्या ट्रू है। आप जानते हैं ओ से क्या ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे, और जब ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे तो इसी को तो आप सर्कम सेंटर कहते हैं। सर्कम सेंटर इज ए पॉइंट विच इज सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो आप मुझे बताइए डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू साइड, साइड नहीं वर्टेक्स, डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू अ साइड ए नहीं, यह भी बात गलत है, यह भी बात गलत है। डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू अ वर्टेक्स है, यहां वर्टेक्स का डिस्टेंस बराबर होता है, ट्वाइस नहीं होता। डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू अ वर्टेक्स बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू अ वर्टेक्स सी। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। थ्योरेटिकल सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डिवाइड्स साइड बीसी एट पॉइंट डी। In a triangle ABC, the angle bisector of the angle A divides side BC at point D। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यह है आपका ट्रायंगल ABC, यह ट्रायंगल आपका ABC हुआ। The angle bisector of angle A divides BC at point D। इसमें आपने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, डी पॉइंट पर। ए बी की लंबाई 8 है, ए बी की लंबाई 8 है, ए सी की लंबाई 12 है, बी सी की लंबाई 15 है, बीडी की लंबाई पूछी जा रही है। मेरे भाई इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जब भी आप किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, आइए मैं आपको रिवाइज ही करा देता हूं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आप ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल है एबीसी, इसका आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, साफ साफ मैं लिख दे रहा हूं एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। AD is एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो याद रखिएगा ये दोनों एंगल बराबर हुए, बिल्कुल हुए। अब आपका कहना है कि अगर ये AD एंगल बाइसेक्टर है तो याद रखिएगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट कहता है मेरे भाई AB अपॉन AC बराबर होगा BD अपॉन DC के। AB अपॉन AC बराबर होगा BD अपॉन DC के। दूसरे शब्दों में कहूं तो इन दोनों साइड का रेशो वही होगा जो इन दोनों साइड का है अगर एंगल बाइसेक्टर कोई ड्रॉ हुआ है। इसी को कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो मेरे भाई
अब जरा समझिए आप, यहां भी आप यही कह रहे हैं कि अगर मैं इनका रेशो ले लूं बेटा, अगर मैं इनका रेशो ले लूं तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, सर्कल में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये रेशो है। तो 15 को भी 2:3 में ही बांटोगे, 15 को भी किस में बांटोगे, 2:3 में। अब जब 15 2:3 में बटेगा तो 5 की वैल्यू है 15, 1 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 3 है, और अगर 1 की वैल्यू 3 है तो किसकी पूछिए, बीडी की, तो 2 की वैल्यू 6 होगी। 2 की वैल्यू क्या होगी भाई, 6 होगी। बताइए कोई दिक्कत है क्या आपको? क्लियर बात है, इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखो, मैं आपको एक इसका इंपॉर्टेंट बात और बता सकता हूं, अगर आप थोड़ी सी बात मेरी समझ लें और स्पीड बढ़ाना चाहते हो पेपर में। देखो मेरे भाई, अगर मान लेते हैं कि ये साइड x है, ये साइड y है और ये साइड z है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपका टाइम बचेगा पेपर में, ये सब रेसो वेसो का चक्कर छूट जाएगा। अगर आपको बीडी चाहिए ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, एक्स जेड, और इन दोनों के सम से डिवाइड कर दो अपॉन x प्लस वाई। टाइम बचेगा पेपर में। अगर आप मुझसे डीसी की लंबाई जानना चाहते हैं तो ऐसा करो, इस बार इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इधर वाला चाहिए तो इधर वाला लोगे, वाई जेड और अपॉन x प्लस वाई। ये बात अगर आप समझते हैं तो सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे, समझिए मेरे भाई। इस सवाल में मैं क्यों इतना रेसो वेसो के चक्कर में पड़ूं और क्यों मैं इस रेसो को बांटूं, मैं तो सीधे बात जानता हूं, मुझे तो आती ही नहीं इतनी बातें जितनी मैंने इसमें लगा दी। अगर ये बात मुझे सीधे पता होती तो मेरा टाइम बचता। ये 8 है, ये 12 है, मुझे चाहिए बीडी। क्या तरीका बताया मैंने तुम्हें बीडी निकालने का, इन दोनों की गुणा, 8 गुणा 15 डिवाइड बाई दोनों का सम 20, 5 15, 5 20, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, आंसर। अगर आप ये बात डायरेक्ट जानते हैं तो आपका टाइम बचेगा, बांटने के चक्कर में, थ्योरम लगाने के चक्कर में टाइम खराब नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन कहता है भाई, a security system places motion detector at the vertices of a regular octagon। रेगुलर ऑक्टेगन जिसमें 8 वर्टेसेस हैं, उसके वर्टेसेस पर एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया गया। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट डिटेक्टर। तो दो एडजेसेंट डिटेक्टर के बीच आपको सेंट्रल एंगल बताना है। आइए मेरे भाई, आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, बड़ा आसान मामला है। टोटल एंगल 360 था, 8 हिस्सों में बटा होगा क्योंकि 8 वर्टेसेस हैं, तो हर एंगल कितने डिग्री का आया होगा, 45 डिग्री का। सी आंसर बड़ी आसानी से निकल सकता है। आइए आगे बढ़िए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी। ए बी की वैल्यू 18 है, बी डी जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। ए सी बराबर 2BD, ए सी जो है वो बी डी का दुगना है, मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर है। ठीक है, सॉरी, एसी बीडी का दुगना है, एडी का नहीं। एसी जो है वो बीडी का दुगना है। चलिए, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। बी ए सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, फाइंड द
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। बेहद शानदार सवाल है मेरे प्यारे भाई। आइए बात को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को आप देखेंगे। सवाल ने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, BD साफ साफ परपेंडिकुलर नजर आ रहा है और AB की वैल्यू कितनी दी है, 18 दी है। AC ट्वाइस ऑफ BD है। इन दोनों का रेशो दे रखा है, इससे दुगना ये है, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या ये भी 18 होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में आप याद रखिए कि अगर कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, तो अगर ये x है ये x है तो ये x√2 होता है। तो इसका मतलब ये जो AC है ये 18√2 होगी। ये AC क्या होगी मेरे भाई, ये AC होगी 18√2। बहुत बढ़िया। फिर सवाल ने आपसे कहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये BD से दुगना था, तो फिर ये 9√2 हो गई, ये 9√2 हो गई। चलो पूछा क्या है बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर तो तुरंत निकल गया। 18√2 का स्क्वायर करोगे तो 324 गुणा 2 आया और माइनस BD 9√2 है तो वही 81 गुणा 2 आया, 2 बाहर आ गया। 324 में से 81 घटेंगे, 4 माइनस 1 3, 8 और 4 12, 243 आएगा, तो उसका दुगना 486 होगा। सवाल का आंसर डी बड़ी आसानी से निकल सकता है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सीधे तौर पर आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन था, तो कहीं दूर दूर तक दिक्कत की बात थी ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल ट्रायंगल साइड्स, साइड से इक्विडिस्टेंट होता है इन सेंटर, वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है सरकम सेंटर, आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ट्रायंगल रोड साइन हैज एन एंगल 50, 60 और 70, अनदर सिमिलर साइन हैज वन एंगल 70, व्हाट आर द अदर टू। तो भाई एक बात बताओ, अगर एक 70 है तो सिमिलर ट्रायंगल है तो दूसरा 50 और 60 ही होगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। भाई दोनों ट्रायंगल दोनों साइन आपस में सिमिलर हैं, तो एक 70 है तो 70 तो बराबर आ गया, बाकी दो 50 और 60 ही होंगे, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बढ़िए। इन ए ट्रायंगल PQR, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। एक ट्रायंगल है PQR जिसमें PS जो है वो QPR का बाइसेक्टर है और PT है परपेंडिकुलर टू QR। आइए डायग्राम को बना लेते हैं। सवाल कह रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है, यह है आपका ट्रायंगल PQR। PS जो है वो बाइसेक्टर है QPR का। PS आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, PQR का। चलो ये बाइसेक्टर है तो ये दो एंगल इक्वल हुए। PT परपेंडिकुलर है QR के, एंगल Q बड़ा है एंगल R से, ठीक है। TPS आपसे पूछा गया है, TPS आपसे पूछा गया है, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला। चलो भाई ये डायरेक्ट थ्योरम है, अगर एक एंगल बाइसेक्टर और एक दूसरा परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का एंगल, ये डायरेक्ट थ्योरम है, SPT बराबर होता है इनके बीच का ये एंगल, किस किस के बीच का, एंगल बाइसेक्टर के बीच का और एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर के बीच का एंगल, इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। एंगल Q माइनस एंगल R डिवाइड बाई 2। ये थ्योरम है डायरेक्ट और ये इसका रिजल्ट है। तो ध्यान से देख लीजिए कहां है,
Q माइनस आर डिवाइडेड बाई 2, तो बी आंसर हो गया। बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं और सीधा रिजल्ट ही आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। विच क्राइटेरिया आर सफिशिएंट टू प्रूव द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, तीनों एंगल इक्वल हो गए सिमिलर हो जाएंगे, तीनों साइड इक्वल हो गई सिमिलर हो जाएंगे, साइड एंगल साइड हो गया तब भी सिमिलर हो जाएंगे, तो आंसर ऑल ऑफ दीज हो गया। सिमिलरिटी में तो तीनों बातें सफिशिएंट है सिमिलर प्रूव करने की, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोरस्पोंडिंग एंगल से भी हो सकता है, कोरस्पोंडिंग साइड से भी। आगे बढ़िए। टू सिमिलर ट्रायंगल हैव एरिया इन द रेशो 49:81। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। मैंने कहा एरिया का रूट ले लो, तो वही पैरामीटर का रेशो है, वही साइड का रेशो है, वही एल्टीट्यूड का रेशो है, वही एंगल बाइसेक्टर का रेशो है, वही पेरीमीटर का रेशो है, वही इन रेडियस का रेशो है, वही सरकम रेडियस का रेशो है। तो ले लो अंडर रूट, इसका अंडर रूट लोगे तो 7:9 आएगा, तो यही एल्टीट्यूड का रेशो हो गया। बड़ा आसान है, डी आंसर आ गया, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड लेंथ इज 3:5। दो ट्रायंगल सिमिलर है, the ratio of their corresponding side length is 3:5. If the length of an altitude of smaller triangle is 6, ठीक है जी, दो सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशो दे रखा है 3:5, एल्टीट्यूड छोटे वाले का 6 है, तो बड़े वाले का पूछा जा रहा है। मेरे भाई मैंने कहा कि जो साइड का रेशो है वही पैरामीटर का है, वही एल्टीट्यूड का है, वही इन रेडियस का है, वही सरकम रेडियस का है। कब? जब ट्रायंगल सिमिलर हो। तो भाई 3 की वैल्यू 6 है, तो 5 की वैल्यू 5 का दुगुना 10 होगी, और सवाल का आंसर सीधा सी आ जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड ऑफ लार्जर ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं भाई। ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। PQR सिमिलर है XYZ के, उनके पैरामीटर का रेशो 3:4 है। व्हाट इज द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन। भाई लेंथ ऑफ मीडियन मैंने कहा जो साइड का रेशो वही एल्टीट्यूड का, वही मीडियन का, वही एंगल बाइसेक्टर का, तो समझिएगा बात। साइड का रेशो दे रखा है 3:4, पैरामीटर का रेशो दे रखा है 3:4, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स P टू द वर्टेक्स X। जो साइड जो पैरामीटर का रेशो है वही मीडियन का भी रेशो है, वही एल्टीट्यूड का भी और वही साइड का भी। आगे बढ़िए। इन अ ट्रायंगल ABC लाइन DE इज पैरेलल टू BC। DE BC के पैरेलल है। इंटरसेक्ट साइड AB एट D एंड AC एट E। अगर AD की लंबाई 5 है, DB की लंबाई 7 है, AE की लंबाई 10 है, तो EC की वैल्यू 14 होगी। सीधा थेल्स थ्योरम, दिमाग लगाना ही नहीं। आइए कैसे, सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है ये ट्रायंगल है ABC, इसमें आपने एक लाइन DE पैरेलल टू BC लिखी, चलो AD की लंबाई 5 है, DB की लंबाई 7 है, AE की लंबाई 10 है। ये आपसे पूछा जा रहा है भाई 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, बात खत्म। थेल्स थ्योरम मैंने आपको यही तो पढ़ाया है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए, मैंने तो दोनों पढ़ा दिया, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम भी और थेल्स थ्योरम भी। तो सवाल का आंसर 14। आगे बढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। याद रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं इन सेंटर बनता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलते हैं सर्कम सेंटर बनता है, और जहां एल्टीट्यूड मिलते हैं ऑर्थो सेंटर बनता है, और जहां मीडियन मिलते हैं वहां सेंट्रोइड बनता है। 4 बातें याद रखिएगा। तो बड़ा आसान, सर्कम सेंटर सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल,
इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, जहां राइट एंगल वाई पर है। व्हाट इज द मिड, डब्ल्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड वाई जेड, डब्ल्यू जो है वाई जेड का मिड पॉइंट है। एक्स वाई जो है वो 8√3 है, एक्स जेड 16 है। तो बताइए एक्स डब्ल्यू क्या होगा? आइए बात को समझिए। सवाल कह रहा है जी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ये रहा, वाई पे राइट एंगल है, डब्ल्यू मिड पॉइंट है साइड वाई जेड का, डब्ल्यू मिड पॉइंट है साइड वाई जेड का, एक्स वाई की लंबाई है 8√3, एक्स जेड की लंबाई है 16। एक्स डब्ल्यू की वैल्यू आपको चाहिए, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू आपको चाहिए। चलो भाई समझिएगा बात को ध्यान से मेरे प्यारे भाई। राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल वाई पर राइट एंगल है, डब्ल्यू मिड पॉइंट हुआ तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। एक्स वाई की लंबाई 8√3 है, एक्स जेड की लंबाई 16 है, एक्स डब्ल्यू की लंबाई आप जानना चाह रहे हैं। जरा बात को समझिए, अगर मेरे प्यारे भाई मैं ये मीडियन है, अपोलोनियस थ्योरम लगा दूं तो सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? इनका रेशो कितना है? इसका रेशो है √3:2, यही है जी। तो √3:2 है तो ये 1 होगा। तो अगर इसकी लेंथ देखूं तो इसकी पूरे की लेंथ आ गई 8। भाई मैंने रेशो लिया, 8 से काटा था इधर भी इधर भी, तो जब रेशो लिया तो रेशो के हिसाब से 1 आया, और 1 की वैल्यू तो 8 है क्योंकि 8 से काट रखा था, तो फिर ये 4 है। अब तो अगर मैं पाइथागोरस भी लगा दूं तो मुझे एक्स डब्ल्यू की लंबाई मिल जाएगी। इन दोनों का रेशो क्या है? अगर इन दोनों का रेशो देखूं तो इन दोनों का रेशो है मेरे भाई 2√3 और 1। तो हाइपोटेन्यूज कितना आया? हाइपोटेन्यूज आया 12 और 1 √13। और किसकी मल्टीप्लाई होनी है? किससे काटा था दोनों को? 4 से, तो 4 की मल्टीप्लाई और कर दो तो सवाल का आंसर आ गया 4√13। 4√13। मैंने क्या किया? मैंने पहले पाइथागोरस लगा करके ये साइड निकाली। कैसे निकाली? पूरे पे कैलकुलेशन मत किया करो, रेशो ले लिया करो। 8√3 का और 16 का रेशो आया √3 और 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 आया 1। अब 1 की वैल्यू क्या है? वही नंबर है जिससे आपने काटा था इन्हें, तो 1 की वैल्यू आ गई 8। अगर ये पूरा 8 है तो आधा 4 होगा। अब ये 4 है, ये 8√3 है, तो मैंने इन दोनों का रेशो ले लिया। इन दोनों का रेशो आया 2√3 और 1। पाइथागोरस लगाई तो √13 आया, लेकिन किससे काट रखा है? 4 से, तो कर दो 4 की मल्टीप्लाई, तो सीधा आंसर 4√13। ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। आइए भाई आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है जी? अगला सवाल आपसे कह रहा है an optical chip grid is formed using a regular polygon pattern where each internal angle is 162 degree. How many sides does each polygon sensor has? मेरे भाई इंटरनल एंगल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180, ये होता है। और एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n, तो एक्सटीरियर से निकाल लो। अगर इंटीरियर 162 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? 180 में से घटाओ 160 को तो 18 आएगा। ये आ गया एक्सटीरियर एंगल। एन कैसे निकलेगा? 360 एक्सटीरियर एंगल। सवाल का आंसर 20। बड़ी आसानी से आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26, एन आर्किटेक्ट डिजाइन अ मॉडर्न बिल्डिंग फैकेड यूजिंग ट्रायंगुलर ग्लास पैनल, ईच ट्रायंगल हैज एंगल्स इन द रेशो, ईच ट्रायंगल हैज एंगल्स इन द रेशो 2:3:7, 2:3:7। चलो जी, व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल इन द पैनल? बड़ा आसान है मेरे भाई, ट्रायंगल के एंगल है तो सम 180 होगा, 7 और 3 10 और 2 12, 12 बराबर 180, 1 बराबर 15। पूछा क्या है? लार्जेस्ट एंगल 105। सवाल का आंसर बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट सेंटर आई, ठीक है, इन सेंटर आई पर एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पी 60 डिग्री है, क्यू 70 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी आई क्यू? एक चीज आप जानते हैं, बड़ा शानदार सी बात है और बार बार आपने इसको जाना भी होगा। ये अगर एक ट्रायंगल है, इसके मैंने दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, एक एंगल बाइसेक्टर ये रहा, एक एंगल बाइसेक्टर ये रहा। ये है ट्रायंगल एबीसी, इसके दो एंगल बाइसेक्टर आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। बी आई एंड सी आई आर एंगल बाइसेक्टर। देन एंगल बी आई सी जो होगा वो होगा 90 प्लस a/2। BIC जो होगा वो होगा 90 प्लस a/2। इस बात को याद रखिएगा। अब जरा बात को समझिए, तो दिक्कत ही सवाल में कहीं है नहीं। कैसे? ये एक ट्रायंगल है जिसे आप PQR कह सकते हैं। आपने कहा जी ये ट्रायंगल है PQR, एंगल P 60 डिग्री है और एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं इन सेंटर आई पर। PIQ आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। मान लेते हैं कि इसके ये दो एंगल बाइसेक्टर हैं, ये एक रहा, ये दूसरा रहा। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है जो कि कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट आई पर। ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये एंगल होगा क्या? ये होगा 90 प्लस r/2। यही तो होगा भाई, यही तो मैं सिखा के आया। सामने वाले एंगल का आधा 90 में जोड़ दो। अब आपने कहा जी P एंगल जो है वो 60 डिग्री है, Q एंगल 70 डिग्री है। तो जरा R निकालने की कोशिश करोगे तो 180 में से घटेगा 130, तो 50 आएगा। कितना आएगा भाई? 50। तो जब I निकालोगे तो वो होगा 90 प्लस 50/2। तो ये होगा 115 डिग्री और यही सवाल का आंसर है, सी। बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टू पजल पीसेस आर ट्रायंगुलर, दे हैव द सेम साइड लेंथ, साइड लेंथ सेम है, आर दे कॉन्ग्रुएंट? बिल्कुल सही बात कह रहा है, यस बाई SSS द ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। अगर देखिए दो ट्रायंगल की साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के आपके पास चार तरीके हैं किसी भी दो ट्रायंगल को। पहला, साइड साइड साइड, तीनों साइड बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट होगा। साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो, तब भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तीसरा, एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर हो, उनके बीच की एक साइड जो दोनों में कॉमन है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। और चौथा, RHS, राइट एंगल दो में हो, हाइपोटेन्यूज बराबर हो और एक साइड बराबर हो,
ये 4 तरीके हैं किसी भी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के। आइए आगे बढ़ते हैं। द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 121:36। इफ द पैरामीटर ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 55, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्मॉलर? ले लो इसका अंडर रूट, 11:6। यही पैरामीटर का रेशो होगा। 11 की वैल्यू 55 है, 5 गुना, तो 6 की वैल्यू 30 होगी मेरे भाई, और सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अ बिल्डिंग हैज अ रेगुलर डेकागन शेप्ड विंडो, व्हाट इज द इंटरनल एंगल बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट साइड्स? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे भाई। डेकागन है, 10 साइड होगी, पहले एक्सटर्नल एंगल निकाल लो, 360/n, तो एक्सटर्नल एंगल होगा 36। इंटरनल एंगल निकालने के लिए इसे 180 में से घटा दो, तो 180 में से जैसे ही 36 घटाओगे तो 144 आएगा, और सवाल का आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल द रेशो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू, मैंने कहा रेशो ऑफ द एरिया, रेशो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू रेशो ऑफ पैरामीटर कभी नहीं होता। एरिया का अंडर रूट पैरामीटर के रेशो के बराबर होता है, एरिया का रेशो पैरामीटर के रेशो के बराबर नहीं होता। रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड बिल्कुल नहीं, अंडर रूट लेना पड़ेगा एरिया का, तब एल्टीट्यूड का रेशो आएगा। रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल, एंगल का तो कोई जिक्र ही नहीं है। स्क्वायर ऑफ द कोरस्पोंडिंग रेशो ऑफ देयर साइड, मैंने कहा साइड के रेशो का स्क्वायर ही एरिया का स्क्वायर होता है, पैरामीटर के रेशो का स्क्वायर भी एरिया का स्क्वायर होता है, एल्टीट्यूड के रेशो का एरिया भी स्क्वायर भी एरिया होता है। सीधे बड़े आसानी से आप जान सकते हैं, थ्योरेटिकल सवाल है। ट्रायंगल ए हैज अ साइड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ए है जिसमें साइड लेंथ कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। अ सिमिलर ट्रायंगल बी, 2 सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही है, हैज कोरस्पोंडिंग साइड लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कोरस्पोंडिंग साइड की लेंथ 18 है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इज 20, बड़ा आसान है, कोरस्पोंडिंग साइड की लेंथ का रेशो लो, 1:3, इसका स्क्वायर करोगे तो एरिया का रेशो आएगा। अरे 2 सिमिलर ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर एरिया बनाता है। अब छोटे वाले का एरिया 20 है, तो बड़े वाले का 20 गुणा 9 180 हो जाएगा। सीधे सवाल का आंसर, कहीं कोई दूर दूर तक दिक्कत की बात नहीं है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू एक्स वाई जेड, एंगल पी 40 है, एंगल क्यू 60 है, एंगल वाई बताना है आपको। तो मेरे भाई एंगल वाई बताना है, पी किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। क्यू किसके बराबर है? वाई के। तो क्यू भी 60 है, तो वाई भी क्या होगा? 60 होगा। बड़ी आसानी से कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। आगे बढ़िए। इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इज ऑल्सो ट्रू। ऑल कोरस्पोंडिंग मीडियंस आर इक्वल, बिल्कुल मीडियन बराबर होंगे। ऑल कोरस्पोंडिंग इन रेडियस भी बराबर होंगे क्योंकि साइड ही बराबर होगी। ऑल कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड बिल्कुल बराबर होंगे, तो सवाल का आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, डी। सवाल का आंसर डी आ जाएगा। तीनों बातें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एंगल बीएडी बराबर एंगल डीएसी। आइए, ये ट्रायंगल एबीसी है, डी एक पॉइंट है बीसी पर, डी एक पॉइंट है बीसी पर। ए बी की लंबाई 24 है, एसी की लंबाई 16 है, बीसी की लंबाई 12.5 है। फिर सवाल कह रहा है कि डी ए बी बी ए डी बराबर है डी ए सी के, ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, तो एंगल बाइसेक्टर हुआ। एंगल बाइसेक्टर हुआ तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना सिखाया है, बीडी की लंबाई पूछ रहा है। क्या सिखा के आया था? इन दोनों के गुणा कर दो, 24 गुणा 12.5 को 25/2 लिख रहा हूं,
डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 24 प्लस 16 होगा 40, 12, 4 तिये 12, 4 ढाई 40, 75/10 का मतलब 7.5। सवाल का आंसर बी। बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, पीछे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रूव भी मैं आपको समझा चुका हूं। आगे बढ़िए। इफ टू राइट एंगल ट्रायंगल हैव हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड इक्वल देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अभी मैंने बताया था राइट एंगल बराबर हो, हाइपोटेन्यूज बराबर हो, साइड बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल। अ रेगुलर पॉलीगन हैज an interior angle that is 5 times the measure of its exterior angle। भाई मेरे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। सवाल कह रहा है कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का 5 गुना है, तो ये रेशो 5:1 हुआ, तो टोटल लेंथ 6 हुई, 6 बराबर 180 हुआ, 1 बराबर 30 हुआ। चलो तो एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का आ गया। पॉलीगन में साइड कितनी होगी, तो 360/n, तो आंसर आ गया 12। बी। कहीं कोई दिक्कत किसी को है? आगे बढ़िए। इन ट्रायंगल ABC द ऑर्थो सेंटर O एंड द इन सेंटर I। एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है ABC, इसमें ऑर्थो सेंटर O है, इन सेंटर I है, और सवाल कह रहा है कि BIC माइनस BOC 90 है। आइए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। मान लेते हैं ये तो इन सेंटर है और ये ऑर्थो सेंटर है, ये I है, और मैंने मान लिया कि ये है आपका ऑर्थो सेंटर O। ऑर्थो सेंटर बराबर होता है 180 माइनस A के, और इन सेंटर बराबर होता है 90 प्लस A/2 के। दोनों बातें आप जानते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 90 है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लूं तो 180 माइनस A माइनस 90, सॉरी पहले I लिखना पड़ेगा। I कितना है भाई, 90 प्लस A/2 माइनस 180 और माइनस माइनस प्लस बराबर किसके होगा, 90 के। तो भाई 3A/2 बराबर होगा 90 के। 90 से 90 तो कैंसिल हो गया, तो 180 के बराबर होगा। 3 से 60 बार कट गया, 60 दूनी 120। सवाल का आंसर डी आ गया। बड़ी आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस दो बातें याद रखिएगा, ऑर्थो सेंटर पे एंगल 180 माइनस ए होता है और इन सेंटर पर एंगल 90 प्लस A/2 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अ रेगुलर ऑक्टागन इज पेव्ड इनसाइड अ सर्कुलर ट्रैफिक जंक्शन। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है मेरे भाई n-2 इंटू 180, ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। यहां रख दो क्या, 8, 8 माइनस 2 6, 6 गुना 180, 18 छिका 108, 1080 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं। इन अ बायोचिप DNA सेंसर्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पेंटागन। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो n-2 इंटू 180/n होता है। रख दो n को 5, 5 माइनस 2 गुणा 3 180, और n है 5, 36 पंजे 180, 36 तिये 108। सवाल का आंसर डी। बड़ी आसानी से हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। टू सिमिलर ट्रायंगल हैव एरियाज इन द रेशो 9:25।
व्हाट इज द रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड, एरिया का रेशो ले लो, एल्टीट्यूड का आ जाएगा 3:5। बड़ी आसानी से सोल्व हो सकता है। तो भाई ये आ गया सर्कल। मेरे प्यारे भाई ये 41 सवाल ट्रायंगल से आए थे। ज्योमेट्री को हम 2 हिस्सों में कवर करेंगे। एक हिस्सों में पूरा ट्रायंगल मैंने आपको करा दिया, अगली वीडियो में पूरा सर्कल कराऊंगा और ज्योमेट्री पूरी हो जाएगी 50 शिफ्टों में जितने सवाल आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, ये चैनल हमारा नया है, थोड़ा सा सपोर्ट अगर आप हमको कर देंगे तो हमें इसकी मदद मिलेगी। हो सके तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है। तो मेरे भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगली वीडियो ज्योमेट्री में सर्कल के सारे क्वेश्चंस और ज्योमेट्री CHSL 2025 की 50 शिफ्टों की पूरी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।